हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हमारे जो अभी तक उत्तराखंड कोर्स की तरफ से चलाई जा रही थी उत्तराखंड की ही क्लासेस। अभी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने वहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड सब्जेक्ट के बारे में ही बातें करी हैं, उत्तराखंड सब्जेक्ट की ही क्लासेस चलाई है। बट समय के साथ साथ हमें इस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए। उसी के साथ मैं लेके आई हूँ हिंदी सब्जेक्ट को। हिंदी सब्जेक्ट की अब हमारी क्लासेस चलाई जाएंगी, साथ साथ उत्तराखंड की क्लासेस भी चलेंगी, जिससे आपके क्या होगा कि परीक्षाओं में तैयारी में काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से तैयारी हो सकेगी। हिंदी सब्जेक्ट जैसे आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड लगभग आपका काफ़ी अच्छे मार्क्स का एग्ज़ाम में देखने को मिलता है उत्तराखंड, क्योंकि अगर यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो वहाँ पे उत्तराखंड सब्जेक्ट की अपनी ही एक महत्वपूर्णता है। इसी तरह से हिंदी जो सब्जेक्ट है वहाँ पे भी लगभग 20 क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी के खींचे जाते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा अदर जैसे कुछ कुछ एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी सब्जेक्ट को भी लिया जाता है। तो जहाँ पर भी हिंदी की इम्पोर्टेंस आई है वहाँ पे क्या है, एक अच्छा रोल निभाया है। तो उसी तरह से हम चलते हैं आज हिंदी क्लास की ओर। तो हिंदी क्या है मतलब तो जैसा अब हमारी क्या है, मातृभाषा हिंदी है। तो उसी तरह से अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी क्या है, तो इससे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी क्या है। तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। जैसे क्या है, अंग्रेजी लैंग्वेज है, एक अंग्रेजी भाषा है। जैसे तेलुगु एक भाषा है, जैसे कहते हैं ब्रिटिशन और फ्रांसीसी भाषा है, और जर्मनी एक लैंग्वेज है। तो सारी क्या है, एक भाषाएं हैं। इसी तरह से जो हमारे भारत की है वो क्या है, महत्वपूर्ण भाषा क्या है, हिंदी है। तो हिंदी इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है कि हमें हिंदी के बारे में समझना भी चाहिए। हमें बचपन से भी हिंदी के बारे में काफ़ी शुरू से ही हम हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हम किस रूप में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम हिंदी को एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम एक एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, हिंदी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जो आज हमारी क्लास स्टार्ट हुई है वो ये हिंदी की क्लास है। और हमारी रेगुलर क्लास जो आएगी, रेगुलर क्लास हिंदी की आएगी, वो कब आएगी, वो आएगी डेली। जो रेगुलर क्लासेस अवेलेबल होंगी आपको यूट्यूब पे वो होंगी 5 PM। तो 5 बजे हमारी हिंदी की रेगुलर क्लासेस आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ अगर यूके की बात करें तो यूके की मैं लगभग 3 बजे के समथिंग, यानी कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है जैसे टाइम के अकॉर्डिंग। तो 3 PM यानी कि 3 PM में हमारी यूके की क्लास होगी, जबकि हिंदी की क्लास हमारी 5 बजे आएगी और ये डेली होगी। तो आप यहाँ पे जुड़े रहिए उत्तराखंड कोर्स के साथ, अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे तरीके से यहाँ पे करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट हिंदी की ओर। हिंदी, हिंदी क्या है, हिंदी एक भाषा है। अब उससे पहले हमें समझना चाहिए कि भाषा क्या है। उससे पहले हमें समझना है कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जंतु है, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम यूज़ करते हैं, माध्यम यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपस में बातें करते हैं। जैसे कहते हैं सामने की बातों, सामने से व्यक्ति के बातों को हम समझ सकें और अपनी जो भी विचार है, अपने जो विचार हैं उन्हें उसे समझा सकें। तो भाषा क्या है, सिर्फ भाषा एक विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। तो भाषा की बात करेंगे तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो भाषा है, तो भाषा क्या होता है कि विचारों को आदान आदान प्रदान करने का माध्यम। जो भाषा है वो क्या है, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। इसी के साथ कामता प्रसाद, कामता प्रसाद थे, उन्होंने क्या कहा भाषा को, कामता प्रसाद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति है अपने विचारों को क्या है, सामने वाले को सामने प्रकट करता है। यानी कि कोई एक व्यक्ति है, वो दूसरे व्यक्ति को प्रकट करता है, विचार प्रकट करता है। और सामने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, उस व्यक्ति के विचारों को क्या करता है, समझता है, उस व्यक्ति के विचारों को
स्पष्ट के विचारों को स्पष्टता समझता है, स्पष्टता समझता है। कामता प्रसाद, तो ये किसने कहा था? ये कामता प्रसाद ने कहा था कि भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है, यानी कि एक साधन है जिसमें क्या करता है, एक व्यक्ति दूसरे के सामने अपने विचारों को प्रकट करता है और उस व्यक्ति के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है, तो इसे कहते हैं भाषा। जो ये भाषा है वो किससे बना है? वो बना है भाष धातु से, भाष धातु से मिलकर बना है। और भाष धातु संस्कृत का है, यानी कि संस्कृत में जैसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने लिखने का क्या था, कहते हैं कुछ लकार होते हैं, तो उसी में क्या होती है, धातु कहलाते हैं, वहाँ पे धातु होता है, जैसे आपका पढ़ धातु, लिख धातु, उसी तरह से भाष धातु से मिलकर बना है क्या? भाषा। तो संस्कृत ये भाष धातु से मिलकर क्या बना है? भाषा बना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये था हमारे भाषा, यानी कि अब ये भाषा की बात क्यों करी? क्योंकि क्या है, हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा है। हिंदी की बात करें तो भाषा है। और हमारे जो भाषा जो है हमारी, भारत में भाषा परिवार, भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो जैसे हमारे क्या होता है कि अब हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिर्फ हम अपनी हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? हिंदी है, तो हम हिंदी के बारे में बात करेंगे। लेकिन देख लेते हैं कि हमारे भारत में कितने भाषा परिवार हैं। जैसे आप नागालैंड साइड चल जाएँ तो वहाँ पर क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो इसी तरह से अलग अलग जगहों पर क्या है, भाषा थोड़ी थोड़ी सी चेंज है। तो कितने भाषा परिवार हैं भारत में? तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 तरह की हिंदी, यानी कि हिंदी में मिक्स होकर हिंदी जो बोले जाते हैं, और 4 भाषा परिवार हैं भारत में। भाषा परिवार तो कितने थे टोटल? 4 थे। अब चारों को हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि कितने भाषा परिवार हैं, तो जो हमारी हिंदी आती है वो किस परिवार के अंतर्गत आती है? तो पहली होती है यहाँ पे भारोपीय हिंदी, भारोपीय हिंदी है। दूसरी है ऑस्ट्रिक हिंदी, हिंदी नहीं है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है। तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा द्राविड़, और जो ये हो जाएगा द्राविड़, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी तिब्बती। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, उनका नाम है भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्राविड़, चीनी, तिब्बती। तो हिंदी किसके अंतर्गत आएगी? अब आप यहाँ देख सकते हैं द्राविड़ को आपने सुना होगा, भारोपीय को आपने सुना होगा पहले। तो यहाँ पे हिंदी किसके अंतर्गत आएगी? हिंदी आती है भारोपीय के अंतर्गत। तो जितने 4 भाषा परिवार है, कितने भाषा परिवार है? 4 भाषा परिवार है, भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्राविड़, चीन, तिब्बती। ये था हिंदी के बारे में। आज की जो क्लास होगी वो सिर्फ में इंट्रोडक्शन और क्या कहते हैं, हम हिंदी के जो क्लासेज है वो किस तरह से कवर करेंगे, किस तरह से टॉपिक आगे बढ़ेंगे, और किसके अंदर की मतलब एक क्या होता है कि एक क्रम के अनुसार अगर हम किसी चीज़ क्लास की या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें लर्न होता है। अगर हम सपोज हमने यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ लिया, फिर हम 16 के पहाड़े की तरफ चले गए, तो ये क्या होता है, इससे हमारी क्या होता है, सिक्वेंस टूट जाता है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से चलेंगे। जैसे हम आज क्या करेंगे, इसके बारे में स्ट्रक्चर बनाऊंगी कि हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जाएगा आपके आने वाली क्लासेस में। तो भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें आता है हमारा हिंदी जो आता है भारोपीय परिवार में आता है। तो भारोपीय परिवार में क्या आता है हमारा? हिंदी आता है, हिंदी क्या है? हिंदी जो है एक क्या है, भाषा है, हिंदी भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और किस परिवार के अंतर्गत आती है? भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है। कितने परिवार हैं? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्राविड़, चीन, तिब्बती। भारोपीय, ऑस्ट्रिक, द्राविड़, चीनी, तिब्बती, ये हो गए हमारे भारत में भाषा परिवार। अब देखते हैं हिंदी के विकास के बारे में, कि हिंदी का विकास हुआ कब से था। तो हिंदी का जो जननी मानी जाती है वो कौन है? संस्कृत है। तो हिंदी
हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। आपने पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव, जो शब्दों के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी आप देखेंगे कि जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और जो परिवर्तन करके लाए जाते हैं वो तद्भव रखे जाते हैं, वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज जैसे हमारा क्या हुआ था, हिंदी का जो विकास हुआ था वो संस्कृत, सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत है। तो ये हमारी हिंदी के बारे में। तो हम इससे पहले मैं जैसे आज क्या होगा कि उत्तराखंड की जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम 2 या 3 दिन तक क्या करेंगे, पहले जो हमने पिछली क्लासेस में जितना भी हमने पढ़ाया है उसके क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उन क्लासों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो या भूलने की जो वो चीज़ है तो वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हमें क्या रहेगा, हमें पिछली चीज़ें भी याद रहेंगी और आगे हम बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से हम टाइम टू टाइम, जैसे मैं चंद्रवंश पढ़ाऊंगी वहाँ पर, तो चंद्रवंश जब कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे भी एक रिवीजन क्लास रख देंगे। पवार वंश पढ़ाऊंगी तो पवार वंश की क्लासेस, रिवीजन क्लासेस रख देंगे। इसी तरह से जो मैं अभी 2 क्लासेस चलाऊंगी, एक होगी आपकी जो बेसिक मैंने उत्तराखंड पढ़ाया था, उत्तराखंड का बेसिक परिचय, उससे रिलेटेड, और दूसरा जो क्लास होगी उसमें आपका होगा उत्तराखंड के इतिहास से। तो 2 ही क्लास करूँगी, अगर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो 2 क्लास में अगर ये कवर हो जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी एक रिवीजन क्लास हो जाएगी, वो हो जाएगी उत्तराखंड का बेसिक परिचय, जो मैंने जितना भी कवर कराया था उसको एक बार फटाफट देख लेंगे, और दूसरा आपका हिस्ट्री से रिलेटेड देख लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यानी कि मध्यकाल की ओर। तो चलते हैं अभी अभी हिंदी की ओर। तो हिंदी का जन्म किससे हुआ है? संस्कृत से। तो इसके कालखंडों यानी कि कालक्रम के बारे में पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। अब जो हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है हमारा लगभग 1500 ईसा पूर्व। तो जो हमारी जो संस्कृत भाषा थी, ये जो संस्कृत भाषा थी वो कब आई? तो संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा जो आई सबसे पहले, उसमें दो दो क्रम में आई संस्कृत भाषा। जैसे एक क्या हुआ कि एक जो संस्कृत, जो स्टार्टिंग की संस्कृत थी वो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। और इसमें क्या हुआ, वेदों की रचना हुई। जब से सबसे पुराना जो वेद है वो क्या है? ऋग्वेद है। तो इसी तरह से सबसे पहले जो संस्कृत आई थी वो थी वैदिक संस्कृत, यानी कि वो कालखंड कहलाया वैदिक संस्कृत। और फिर जब दूसरी वाली संस्कृत आई उसे कहते हैं लौकिक संस्कृत। तो पहले क्या आई? वैदिक संस्कृत, फिर आई लौकिक संस्कृत। इसके बाद आती है पाली भाषा। इसके बाद आती है आपकी पाली भाषा। इसमें जब वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई तो इसके बाद हमारा जो आया था, लगभग आ गया था 500 ईसा पूर्व तक हमारा टाइम पीरियड आ गया था। और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो आता है पाली भाषा का टाइम पीरियड होता है। जब 1 ईस्वी का प्रारंभ होता है तो 1 ईस्वी से ही हमारा जो हिंदी है, हिंदी का वहाँ से उदय माना जाता है, यानी कि इसी से कन्वर्ट होके हिंदी आई। लेकिन जो हिंदी की जो जननी है वो क्या है? वो है संस्कृत है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम हिंदी का विकास। हिंदी हिंदी का विकास, हिंदी का विकास। तो जो हमारे हिंदी का विकास हुआ था वो कुछ कालक्रम के बीच में हुआ था। जैसे हमारे क्या हुए थे कि हमारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जब हमारी हिंदी आ जाएगी तो वहाँ पे भी हिंदी 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसमें प्राचीन काल की हिंदी, मध्यकाल की हिंदी और आधुनिक काल की। जिसमें हमारे कवि और जो हमारे जो भी कालखंड आए हैं जिसमें छायावाद युग आया है वो हमारे आधुनिक काल से रिलेटेड है। भक्ति काल, ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंतर्गत। तो ये हमारे सबसे पहले क्या आती है? हमारी संस्कृत आ जाती है यहाँ पर। संस्कृत संस्कृत आई। फिर इसके बाद क्या आई? संस्कृत के बाद, संस्कृत में जो हुए था, संस्कृत में 2 संस्कृतें आई थी। पहले आई थी आपकी वैदिक संस्कृत, वैदिक वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी आपकी लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत
संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यहाँ का जो आप कालखंड देखेंगे, यहाँ का जो टाइम पीरियड होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500, क्योंकि ईसा पूर्व की बात चल रही है, क्योंकि उससे पहले ईसवी नहीं था। ईसा पूर्व से हमारा हर चीज़ का टाइम पीरियड चला है, तो ईसा पूर्व की बात चलेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व यानी कि ईसवी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, ये था संस्कृत। तो संस्कृत ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व में, ये दोनों है इसमें, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या आता है आपका वैदिक संस्कृत आता है। ये हो जाएगा आपका 1500, जैसे मैंने कुलिंदों के बारे में बताया था, इसी तरह से आपका 1500 ईसा पूर्व से ये आ जाएगा आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1000 ईस्वी पूर्व तक ये आपका आता है वैदिक संस्कृत। और दूसरा जो लौकिक संस्कृत आता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से, 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक। याद रखना यहाँ पे पूर्व है। तो ये 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक लौकिक आया था और वैदिक संस्कृत आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक जो संस्कृत के बाद जो आता है वो कौन सी भाषा होती है, वो यहाँ पर आ जाती है आपकी पाली भाषा। पाली भाषा ये हो जाती है पाली, यानी कि पाली आ जाती है, यहाँ पे आपकी पाली आ जाती है। और जो ये पाली आ जाती है, तो पाली में ये कितना टाइम पीरियड होगा, ये आपका हो गया था 500 तक हो गया था, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से आपका हो जाएगा 1 ईस्वी तक। ये आ गया आपका 1 ईस्वी तक। तो ये आ गया आपका 1 ईसा पूर्व तक, 1 ईसा पूर्व तक, 1 ईसा पूर्व तक। अब 1 ईसा पूर्व से जो है, क्योंकि लास्ट 1 ईसा पूर्व है, 1 ईसा पूर्व से क्या होता है, इसके बाद जो आता है ईस्वी स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद क्या होता है ईस्वी स्टार्ट हो जाता है। तो ये था आपका पाली के बारे में। अब पाली से आगे बढ़ते हैं। तो पाली से आगे जो आता है वो आता है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, इसमें प्राकृत भाषा, फिर आ जाएगा अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना जगह थोड़ी कम ले लेते हैं। ये आ जाएगा आपका प्राकृत, ये आ जाएगा आपका प्राकृत। इसको नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये जगह ज़्यादा ले रहा है। 1 ईसा पूर्व, ये हो गया आपका। अब प्राकृत की बात करेंगे तो 1 ईसा पूर्व ईस्वी, 1 ईसा पूर्व से आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। ये आपका 500 ईस्वी तक रहा, 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक प्राकृत आता है। फिर आ जाता है आपका अपभ्रंश, अपभ्रंश भी आपने सुना होगा। इसके बारे में भी आपने सुना होगा अपभ्रंश। अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड रहेगा, जो हिंदी चलती है ना, वो अपभ्रंश के अंतर्गत रहती है, मतलब हिंदी। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो पाली भाषा से ही हुआ है, लेकिन जो अपभ्रंश के अंतर्गत आता है, जो 1000 ईस्वी आता है, वो अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी, या फिर जो भी प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, जितनी भी हिंदी कहोगे वो किस में आ जाती है, वो 1000 ईस्वी के अंतर्गत ही आती है, और अपभ्रंश भी वहीं से आता है। तो अपभ्रंश का जो टाइम पीरियड था वो 500 ईस्वी से, यहाँ पे 500 ईस्वी था, तो 500 ईस्वी से ये हो जाएगा आपका 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, सॉरी ये आ जाएगा आपका 1000 ईस्वी तक। तो अपभ्रंश यानी कि 1000 ईस्वी तक हो गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो 1000 ईस्वी है ना, इसी में हिंदी आ जाती है, यहीं पे हिंदी आती है। आगे जो टाइम पीरियड आएगा वो 1000 ईस्वी आएगा, हिंदी का प्रारंभ। तो हिंदी का जो जिससे जन्म वो हुआ है, मतलब हिंदी का प्रारंभ हुआ है, वो किससे हुआ था, हम अपभ्रंश से हुआ था। यहाँ ईस्वी लग गई थी, इस कारण इसे कहते हैं। जो भी इसके जो वो टाइम टू टाइम क्या हुआ, इसके जो वर्णों में चेंजिंग आई, वो किससे हुई थी, पाली से हुई थी। हिंदी का विकास सबसे पहले जो जननी माना जाता है वो किससे हुआ है, संस्कृत, यानी कि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। पाली भाषा से हिंदी का क्या माना जाता है,
प्रथम देश, भारत की प्रथम देश भाषा क्या रही थी? पाली रही थी। प्रथम देश भाषा रही थी ये भारत की प्रथम देश भाषा, तो इसलिए इसे हिंदी का मतलब यहाँ पे भारत में उदय जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? पाली भाषा को। लेकिन जो हिंदी का जो विकास हुआ है, मतलब हिंदी का जो आधुनिक जो काल आया है वो किससे आया है? 1000 ईस्वी से आया है। इसलिए हिंदी का जो उदय मानते हैं वो किसे मानते हैं? अपभ्रंश। प्रथम भारत भाषा, प्रथम भारत भाषा। और ये जो 1000 है इसे हिंदी का इतिहास, हिंदी का हिंदी का इतिहास मानते हैं। अपभ्रंश को ही हिंदी का इतिहास मानते हैं, क्योंकि इसमें 1000 ईस्वी आ गया था और 1000 ईस्वी से ही हिंदी का इतिहास स्टार्ट हुआ है। इसके अंतर्गत ही क्या आ जाता है? हमारा अवहट आ जाता है, अवहट आ जाता है, अवहट आ जाता है। फिर यहाँ आ जाती है हिंदी, या फिर आप कह सकते हैं प्रारंभिक, या प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी। तो प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी, इसके अंतर्गत 500 से 1000 ईस्वी तक आ गया था ये 900 से 1100। इसके अंतर्गत क्या आता है? 900 से 1100 का टाइम पीरियड आता है, क्योंकि इसके जो ये टाइम पीरियड है ना, यहीं से स्टार्ट हो गई थी अवध। अवध जो है, जैसे ये 5000 से 500 से 1000 के बीच चल रहा है टाइम पीरियड सपोज, तो उसी के बीच में जो है अवध भी आ गया था, यानी कि अवध के भी वर्णों का उच्चारण स्टार्ट हो गया था। तो इसका जो टाइम पीरियड आता है वो आ जाता है 900 ईस्वी से 1000 तक, 1100 ईस्वी तक, 1100 ईस्वी तक आ जाएगा। और जबकि हिंदी का जो था, हिंदी का वो जो था इतिहास स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1000 ईस्वी से अब तक, अब तक, यानी कि लास्ट तक जो अभी तक जो चल रहा है हिंदी का, वो कब से चल रहा है? 1000 ईस्वी से चल रहा है। तो ये अब तक को हटा देते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी के विकास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 1000 ईस्वी से हमारे हिंदी का विकास हो जाता था, जबकि अपभ्रंश के अंतर्गत ही 1000 ईस्वी आ गई थी। इसे हिंदी का इतिहास कहते जाता है। हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी की जननी जो है, हिंदी की जननी किसे माना जाता है? हिंदी की जननी लिख देती हूँ आपको, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी, हिंदी की जननी किसे माना जाता है? संस्कृत को माना जाता है। पाली भाषा जो है हिंदी की प्रथम भारत भाषा है। प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश आया, और अपभ्रंश के अंतर्गत ही 1000 ईस्वी आ गया था, जिससे हिंदी का इतिहास स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए हिंदी का जो इतिहास माना जाता है वो किससे माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। अवध आता है 9000 से 1100 के बीच में, यानी कि यहाँ से हिंदी का स्टार्ट हो गया था, तब भी अवध का काल था। तो अवध जो अवध भाषा का चल रहा था चलन, वो कब तक रहा? 1100 तक रहा। और प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी कब थी? 1000 ईस्वी में स्टार्ट हो गई थी। तो ये था हमारा हिंदी का विकास का क्रम। ये हिंदी के विकास का क्रम। अब बढ़ते हैं आगे की ओर फटाफट। आज इस चीज़ को क्या कहते हैं? निपटा देते हैं कि आज जो भी हमारा कालक्रम है, कालखंड है, उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया हुआ कि हिंदी का विकास किस तरह से हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत, हिंदी प्रथम भारत की भाषा क्या है? पाली भाषा है। कब आई थी? 500 से। इसका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1500 से 500, 500 से 1 ईस्वी, 1 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश आता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अवध आता है 900 से 1100, और यहाँ पे 1000 में क्या होता है? हिंदी का प्रारंभ हो जाता है। प्रथम भारत की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। और प्रथम मतलब भारत की जो प्रथम भाषा है वो क्या है? संस्कृत है। प्रथम जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। और संस्कृत से क्या हुआ? हिंदी की जन्म हुआ। भारत की जो प्रथम भाषा थी वो थी पाली। संस्कृत क्या थी? 2 टाइप में डिवाइड थी। एक रहा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो जो पहली वैदिक काल में चली थी वो थी वैदिक संस्कृत, और जो लौकिक में चली थी वो लौकिक संस्कृत थी। इसके बाद आता है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक प्रथम भारत की भाषा आती है। इसे भाषा को भारत में यूज किया जाता है, इसे कहते हैं पाली भाषा। फिर आ जाती है प्राकृत भाषा। 1 से यहाँ आपने 1 को खत्म करा, 500 ईस्वी तक आ जाएगा। 500
ईस्वी से 1000 ईस्वी आ जाएगा। हिंदी का इतिहास माना जाता है अपभ्रंश की 1000 से स्टार्ट हुई थी। 1000 इसके बीच में जो आता है अवध का भी स्टार्टिंग हो जाती है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के लिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर कि हम हिंदी को किस तरह से पढ़ेंगे। तो हिंदी जो थी क्या थी, एक भाषा थी। तो पहले हम भाषा के बारे में क्या होगा, हिंदी के जो भी शुरू से किसी भी भाषा के बारे में पढ़ा जाता है तो उससे क्या होता है, छोटे से शुरू करके बड़े में बढ़ा जाता है। जैसे हम स्टार्टिंग में क्या गए, छोटी क्लास में थे, उसके बाद क्या है बड़ी क्लास में है, फिर हमने क्या करा कॉलेज गए। तो उसी तरह से क्या करेंगे, हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो हम क्या करेंगे, भाषा की यहाँ पे मैं जैसे क्लास स्टार्ट करूँगी, थोड़ा बहुत वहाँ पे लिखवा दूंगी। तो पहले हम पढ़ेंगे भाषा कहते किसे। मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में भाषा किसे कहते हैं, सॉरी अभी जब स्टार्टिंग करी थी तभी आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं। अब भाषा क्या होता है कि कोई सी भी भाषा होती है, कोई सी भी लैंग्वेज होती है, यानी कि कोई सी भाषा होती है किसी ना किसी लिपि में लिखी जाती है। उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे रोमन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, फिर इस तरह से लिखा जाता है, फिर थर्ड इस तरह से लिख देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये क्या हुआ, लिखने का एक तरीका हुआ। तो लिपि क्या होती है, एक तरीका होता है, लिखने के तरीके को कहते हैं लिपि। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। ये क्या है, रोमन है। तो इसके बाद क्या आती है हमारी जो हिंदी है, हिंदी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये कौन सी लिपि है, कौन सी लिपि हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, लिपि आ जाएगी। इसकी हम परिभाषा लिख देंगे। जैसे किसने भाषा को किस रूप में व्यक्त करा है, कि मतलब कि किसी के अनुसार भाषा क्या होती है, किसके अनुसार। तो इसमें सिर्फ ये बात होगी। इसके बाद आएगी हमारी जो लिपि होगी, तो लिपि के अंतर्गत हमारी आ जाएगी देवनागरी लिपि। जो हिंदी लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब लिपि हमारी कंप्लीट हो जाएगा, लिपि जो लिपि में लिखी जाती है वो क्या है, देवनागरी लिपि है। इसके बाद आती है वर्णमाला कि किस तरह से लिखा जाएगा, वो किस तरह से वहाँ पे वर्ण रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं स्वर व व्यंजन, ये आ जाते हैं वर्णमाला में स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन के बाद क्या होती है, शब्दों की रचना होती है, शब्द रचना होती है। अब शब्दों की रचना क्या होती है कि जोड़ के तोड़ के जैसे भी आप शब्दों की रचना करते हैं, तो वहाँ पे कितने प्रकार से शब्दों की रचना होती है। पहला आता है हमारा संधि के अनुसार हमारे शब्द रचना होती है। दूसरा हमारा आ जाता है संधि के अनुसार होती है हमारी समास, प्रत्यय, समास। और फिर आता है हमारा यहाँ पर प्रत्यय, हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। और फिर आ जाता है हमारा उपसर्ग। संधि को आप जानते हैं, दो शब्दों के मेल को संधि कहा जाता है। समास क्या होता है, समास उनके बीच में जैसे हमारे क्या होता है बहुव्रीहि समास, इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, आगे जोड़ने वाले शब्द अवयव जो होते हैं और पीछे जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय और उपसर्ग। इस टाइप से पढ़ेंगे। तो ये हमारे वर्णमाला के अंतर्गत आ जाएगा। वर्णमाला आ जाएगी, सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये वर्णमाला में हमारा क्या था, स्वर और व्यंजन था। वर्णमाला में हमारा स्वर व व्यंजन था। ये इसके बाद जो हमारा था वो था शब्द रचना। तो शब्द रचना हमारी कैसे होगी, शब्द रचना के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगी संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग। तो ये हम चल रहे हैं लाइन से। तो इसी तरह से क्या हुआ है हिंदी जो शब्द, यानी कि हिंदी को लिखने का, हिंदी को पढ़ने का, जो भी हिंदी के अंतर्गत क्या होते हैं, इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हिंदी के अंदर क्या क्या होती हैं, जो जो हमारे क्या होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सब यहाँ पे हमें लाइन से कवर कराऊंगी। शब्द रचना आएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, शब्दों के भेद क्या क्या होते हैं। शब्दों के भेद के अंतर्गत हमारा जैसे आता है शब्द भेद। ये मार्कर थोड़ा हो गया है हल्का। शब्द भेद, तो शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात होगी। तो शब्द भेद जो हमारे होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। शब्दों के भेदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो जाएगा हमारा अर्थ के आधार पर,
और दूसरा हो जाएगा हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना के आधार पर, बाकी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। व्युत्पत्ति अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर और व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर पता तो होना चाहिए कि किसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर और व्याकरण के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। स्रोत के आधार पर जो होते हैं जिसे हमें प्राप्त हुए होते हैं, तो स्रोत के आधार पर हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर भी मोस्टली 4 ही प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा भी आता है, जिससे आपके क्रिया विशेषण आता है, जो क्या होता है जिसमें क्रिया भी होती है विशेषण भी होती है, इस तरह से आते हैं। वैसे 4 ही होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ के आधार पे जो होते हैं वो होते हैं 4। तो चारों के नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका एकार्थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विलोम, विलोम ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। और यहाँ पे आ जाएगा पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर ये 3 होते हैं। तीनों के नाम लिख देती हूँ। इनके डीपली में अभी ये तो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ जो मैं अपने क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी। ये जो आपको डीपली पढ़ाऊंगी वो आगे की क्लास में पढ़ाऊंगी। यहाँ पर रूढ़ शब्द हो जाते हैं, यौगिक शब्द आते हैं, यौगिक शब्द आते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं योग रूढ़, योग रूढ़। तो ये हो गया रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ पे होते हैं 5, सॉरी यहाँ होते हैं 5, एक और एक्स्ट्रा होता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा देशज, और दूसरा होता है सॉरी ये सबसे पहले आता है इसमें तत्सम, तत्सम शब्द। फिर यहाँ आता है तद्भव और यहाँ आता है देशज और यहाँ विदेशज, विदेशज। और यहाँ जाता है एक जो आपका आएगा वो क्या होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ, संकर, संकर शब्द। तो पढ़ा होगा आपने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो वो किसके अंतर्गत आता है, शब्द भेद के अंतर्गत आता है, जिसमें ये स्रोत के आधार पर जो शब्दों का भेद होता है वो स्रोत के आधार पर कि किन स्रोतों से मिला है। तत्सम संस्कृत से मिला है, फिर उसका बदलाव करके तद्भव ले आते हैं। देशज क्या होता है कि देशों से, यानी कि देसी भाषा में जो बोलने जाने वाले, जैसे लोटा हो गया और बहुत सारी चीज़ें, पगड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है, देसी होती है। विदेशज जो विदेशों से लेकर आए हैं लेकिन यह कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। तो ये क्या होता है, विदेशी होता है। संकर क्या होता है, दो यानी कि देसी और विदेशी जो लैंग्वेज को मिलाकर, यानी कि देसी भी हो सकती है और दोनों विदेशी भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे रेलगाड़ी। तो ये गाड़ी क्या है, ये देसी है, और जो रेल है वो क्या है, विदेशी है। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, संकर शब्द बनते हैं। यहाँ व्याकरण के आधार पर होते हैं, मुख्य रूप से जो होते हैं व्याकरण के आधार पर जो होते हैं आपके सॉरी यहाँ पे होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। व्याकरण के आधार पर होते हैं आपके विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द हो जाते हैं। और यहाँ हो जाता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, अविकारी। इनमें क्या आते हैं, अव्यय होते हैं, अवयव, अवयव होते हैं, यानी कि अव्यय कुछ होते हैं, मतलब शब्द होते हैं, खाली उनका कोई मीन्स नहीं होता है। यहाँ जो विकारी शब्द होते हैं वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यहाँ होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और यहाँ विशेषण, विशेषण। ये देख लें आप, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये हो गया हमारा शब्दों का भेद। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा जगह, थोड़ी स्पेस कम हो रही है, तो मैं अब वाक्य रचना या वाक्यों के भेद जो बात करूंगी
वो इसको मिटा देती हूँ। एक बार देख लेना आप यहाँ पर। तो ये थे आपके शब्दों के भेद। एक बार देख लेते हैं भाषा। भाषा किससे बनी है? लिपि से बनी है। लिपि किससे? लिपि में क्या था, हमारे जो होते हैं कुछ वर्णमाला होती है, जिससे क्या होता है हम इनको लिखते हैं। तो लिपि में जब हम इनको लिखते हैं, यानी कि किसी न किसी फॉर्म में लिखते हैं, तो उनमें क्या होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर्ण और व्यंजन से मिलकर बनता है शब्द। स्वर और व्यंजन से मिलकर बनता है शब्द। शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है? संधि होता है, समास होता है, प्रत्यय और उपसर्ग, इन सबको जब जोड़ा जाता है तो वहाँ पे क्या होती है, हमारे शब्दों की रचना होती है। अब शब्दों की रचना जो होती है, तो शब्दों को क्या है, कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है कि किस प्रकार का शब्द है। कुछ भागों में मतलब कुछ चीज़ों में अगर उनको उनकी योग्यता और उनके आधार पर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो उसे कहते हैं शब्दों के प्रकार कहते हैं। तो शब्दों के भेद कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर होते हैं उसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, विलोम और पर्यायवाची। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची होते हैं। और जो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं वो रूढ़, योगी रूढ़ और यौगिक कहलाते हैं। स्रोत के आधार पर तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं, तेजसम, विदेशम और संकर आते हैं। व्याकरण के आधार पर विकारी शब्द और अविकारी शब्द आते हैं। व्याकरण के आधार पर विकारी और अव्यकार अव्यय होते हैं। ये अवयव नहीं होते हैं, ये अव्यय होते हैं। जो अवयव होते हैं जैसे कि आता है जिनका कोई मीन नहीं होता है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है, लिंग वचन और जो काल होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन ये क्या होता है, लिंग वचन और काल में परिवर्तन करने में ये चेंज हो जाते हैं। तो ये विकारी और ये अविकारी हो गए। अब हमारा चलता है, ये हमारा शब्द हो गया, ये शब्द हो गया। अब शब्दों के मिलने के बाद क्या होता है, वाक्य बनता है। देखिए भाषा, किसी भाषा को क्या होता है, पहले जो आते हैं वर्णमाला आती है। वर्ण यानी कि वर्णों के मिलने में क्या बन जाता है, शब्द बनता है। शब्दों के मिलने में क्या आता है, वाक्य बनता है। अब वाक्य जो है कितने प्रकार के वाक्य है, मतलब वाक्य किस प्रकार से डिवाइड होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इतना हो गया होगा आपको। चलते हैं आगे की ओर। इसी के आगे का है लेकिन नीचे जो है जगह नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अलग से लिख देती हूँ इसको थोड़ा सा। तो इतना आपने समझ लिया होगा भाषा किस तरह से बनी है, मतलब हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है उसे हम किस तरह से पढ़ते हैं आगे। तो और इसी तरह से मैं आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आ जाएंगे आपके वाक्य। वाक्य शब्द के बाद आता है, एक बार लिख देती हूँ। तो चल ही नहीं रहा है। शब्द, शब्द से बनता है वाक्य। क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य जो होता है, वाक्य वाक्य जो होती है, वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है, तो ये हो जाती है। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वाक्य रचना। वाक्य रचना, तो वाक्य की रचना किस प्रकार की जाती है, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे वाक्य रचना दो आधार पर, यानी कि दो तरह से। एक तो अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। और दूसरा आ जाएगा आपका रचना के आधार पर। क्योंकि हम ये समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए हम एक क्लास में सभी ये कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम अपने स्टार्टिंग से भाषा से शुरू करेंगे और वो उसको इसी तरह से चलाएंगे आगे की ओर। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर।
तो अर्थ के आधार पर हमारे जो आता है, इसके अंतर्गत अर्थ के आधार पर हमारा आता है रस, छंद। रस आते हैं, फिर आते हैं हमारे छंद आते हैं, और फिर आ जाते हैं हमारे अलंकार। अलंकार जो क्या आते हैं, उनकी शुभता सुशोभित बनाते हैं, यानी कि अलंकार आते हैं। और फिर आते हैं हमारे मुहावरे। तो इसके अंतर्गत मैं पढ़ूंगी आपको मुहावरे। मुहावरे लोकोक्ति, लोकोक्ति। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, हमारे शब्द जो रचना के आधार पे होंगे वो होंगे हमारे संयुक्त शब्द, मिश्र शब्द, और क्या आते हैं, और यौगिक शब्द। तो 3 प्रकार के हमारे रचना के आधार पर हो जाएंगे। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे पार्ट आएंगे। इसको पता नहीं क्या हो गया आज। ये हो जाएंगे आपके संयुक्त शब्द, संयुक्त शब्द, संयुक्त संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, वाक्य। इसी तरह से आगे पढ़ाया जाएगा। इसमें उपवाक्य आ जाते हैं, कुछ कुछ जो अलग अलग चीजें आ जाती हैं। तो इसमें साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनके बारे में क्या होगा, आगे डीपली पढ़ाया जाएगा। तो ये हो गए हमारे वाक्य। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा के बारे में। देखा भाषा, सबसे पहले हो भाषा। भाषा किससे बनी है, लिपि से मिलकर बनी है। तो लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी। देवनागरी लिपि जो है उसमें क्या होता है कि कुछ वर्णों को और स्वरों के रूप में लिखा जाता है, जिसे कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से मिलकर क्या बनता है, हमारा शब्द बनता है। शब्द बनता है। तो शब्दों की जो रचना होती है वो 4 प्रकार से होती है। जैसे हमारे शब्द क्या होते हैं, संधि के रूप में हमारे शब्दों के जो भी शब्दों का निर्माण होता है, समास और उसमें प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में हो जाता है। इसके बाद आता है वाक्य। वाक्य की वजह सॉरी शब्दों के भेद। शब्दों के प्रकार जो भेद होते हैं, मतलब किस तरह से शब्दों को उत्पन्न किया गया है, यानी कि बनाया गया है। तो एक तो होता है हमारी रचना के आधार पर, दूसरा होता है हमारा अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, और फिर एक और हो जाएगा आपका अर्थ के आधार सॉरी ये हो जाता है आपका स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर, स्रोत के अर्थ के आधार पर आपके क्या थे, अर्थ के आधार पर थे एकार्थी, अनेकार्थी, यानी कि एक और अनेकार्थी, मतलब इसी तरह से आ जाता है आपका। और विलोम आ जाएगा, यानी कि अपोजिट, और पर्यायवाची आ जाएगा। ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। इसके बाद आ जाता है आपका स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, जैसे आपके तत्सम आ जाएगा, तद्भव आ जाएगा, देशज विदेशज और संकर आ जाएंगे। आपका जो स्रोत के आधार पर, और दूसरा था आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर ये होता है आपका रूढ़ आ जाएंगे, यौगिक आ जाएंगे, योग रूढ़ शब्द आ जाएंगे। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके स्रोत रचना के आधार पर। और एक आता है व्याकरण। सबसे ज़्यादा व्याकरण के आधार पर जो होता है आपके संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आता है, जिसमें अविकारी और विकारी आते हैं। विकारी होता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। विकारी वो होते हैं जिनमें लिंग वचन और उनके काल में परिवर्तन करने में क्या होता है, उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो उसे कहेंगे विकारी शब्द। और विकारी क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या है, सिर्फ एक शब्द है जिसमें अव्यय आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आया था वाक्य। शब्दों को मिलने में क्या होता है, वाक्य बनते हैं। तो वाक्य मिलते हैं, तो वाक्यों के भी कुछ अलग अलग तरीके से वाक्य को बनाया गया होगा, उनके भी अलग अलग भेद होंगे। तो वाक्य होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या क्या आएगा, हमारे रस आ जाएंगे, छंद आ जाएंगे, अलंकार और मुहावरे आ जाएंगे। उनके क्या क्या अर्थ हैं, इस तरह से। दूसरा जो हमारा होता है रचना के आधार पर, उसमें क्या आते हैं, साधारण वाक्यों के बारे में कहेंगे कि इनकी रचना किस प्रकार से हुई है, किस प्रकार से बनाया गया है। तो साधारण वाक्य हो सकते हैं, संयुक्त वाक्य हो सकते हैं, वो मिश्रित वाक्य हो सकते हैं। इसके अंतर्गत उपवाक्य आ जाते हैं, मतलब कुछ वाक्य होते हैं उनको तोड़ के उनके बीच में उपवाक्य, यानी कि वाक्य का भी छोटा भाग होता है जो। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। अब बढ़ते हैं एक और टॉपिक जो है हमारा हिंदी में हिंदी के साहित्य विकास के बारे में। वो हम पढ़ेंगे जब हमारा ये हिंदी का जो भी कालखंड है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद साहित्य को लेकर आएंगे। साहित्य में हमारे क्या होगा, कुछ कवि आएंगे, कुछ लेखक आएंगे। तो हिंदी का साहित्य, हिंदी का हिंदी इसका इसका साहित्यिक
हिंदी का काल। तो 3 भागों में ये डिवाइड है। हिंदी का काल, काल या कालखंड, हिंदी का कालखंड। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। दूसरी आ जाएगी आपकी मध्य काल या मध्य वर्ग, मध्य इसको क्या हो गया आज, मध्य वर्ग हिंदी। और इसे कह सकते हैं हम आधुनिक काल, आधुनिक काल या आधुनिक कालीन हिंदी। ये होगा हिंदी का। अब इसका क्या होगा, टाइम पीरियड जो हमारा 1000 ईस्वी पूर्व था, 1000 ईस्वी पूर्व नहीं, 1000 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी, उससे 1500 ईस्वी तक क्या थी, वो कहलाती थी प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी। 1500 ईस्वी से 1500 ईस्वी से ये आ जाएगी आपकी 1500 ईस्वी से यहाँ पर आपकी जो होगी 1800 ईस्वी तक, 1800 ईस्वी तक आपकी मध्यकालीन हिंदी थी या मध्य वर्ग हिंदी थी। और जो आधुनिक हिंदी आती है वो होती है 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में स्टार्ट हो जाती है और अब तक चल रही है, यहाँ पर अब तक चल रही है। तो 1800 ईस्वी में से अब तक जो चलती है उसे कहते हैं आधुनिक हिंदी। तो जो हमारा आधुनिक हिंदी है उसमें क्या होते हैं, 4 युग आते हैं। इसमें 4 युग आते हैं आपके, जिसमें आपका जो पहला युग होता है वो होता है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। और ये आएगा आपका द्विवेदी युग, ये आएगा आपका छायावाद का युग, छायावाद का युग, जिसमें हम कवि पढ़ेंगे। ये सारों में क्या पढ़ेंगे, इन जो काल है, ये उत्तराखंड का, ये जो सॉरी हिंदी का जो कालखंड है उसमें क्या है, ये जो आधुनिक काल है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सारे जितने भी आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ेंगे, इनको कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, हमारे कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे, जिसमें हम उत्तराखंड के जो भी लेखक हैं उनके बारे में, जो भी हमारे जो महत्वपूर्ण लेखक होंगे उत्तराखंड या उत्तराखंड के बाहर के जो भी लेखक होंगे उनके बारे में यहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। और दूसरा आता है छाया या तोत्तर युग, छाया या तोत्तर युग है। इसमें क्या होता है कि ये छायावाद के बाद आता है। छायावाद के जो होते हैं 4 स्तंभ होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, और यहाँ पर आ जाएंगे आपके निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इनके ये क्या है, छायावाद के जो स्तंभ हैं, छायावाद के जो हैं स्तंभ, इन्हें
और भी पढ़े जाएंगे, मतलब इसके अलावा जो जो हमारे जो भी जितने भी हैं वो भी कवर किए जाएंगे। इसके साथ साथ हम 4 स्तंभ जो आएंगे वो उनको एक साथ कवर कर लेंगे छायावाद युग के अंतर्गत। सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, महादेवी वर्मा। और इनको याद करना चाहिए, कभी क्वेश्चन आता है छायावाद के 4 स्तंभ क्या है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन और जयशंकर प्रसाद, ये क्या है, छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इसके अलावा जो होता है हमारे अष्टछाप आ जाते हैं। अष्टछाप में हमारे जो भी है उनमें क्या है 8 कवियों और 8 इनके लोगों के बारे में है। तो अष्टछाप में हमारे एक महत्वपूर्ण आ जाते हैं, उनका नाम भी उसमें संकलित है। और कुछ हमारे क्या होते हैं जो भक्ति काल से रिलेटेड है, कुछ रीति काल से रिलेटेड है, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा होगी। ये था शॉर्ट में हिंदी के बारे में। तो हिंदी का प्राचीन काल, जो प्राचीन काल है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। इनमें कुछ कुछ मध्यकाल में भी हमारे कवि आए थे, जैसे तुलसीदास, रहीम और ये सारे जो तुलसीदास है, कबीरदास है, मीराबाई है, उनके बारे में बात होगी। आधुनिक काल में हमारे यहाँ आते हैं 4 कुल 4 युग आते हैं, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद का छायात्र युग। अब इतने सारे लिखना इतना वो नहीं था, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया ये आपको। तो ये थी हिंदी की आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि हम कहाँ से कैसे कवर करेंगे। एक बार आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा कि आपको ये चीज़ें लाइन टू लाइन याद होने लगेगी और इनका टाइम पीरियड याद हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, जैसे हमारा भाषा कैसे बनी है, लिपि, फिर उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी कि हमारी स्टडी अच्छे से चलेगी। तो ग्रोथ क्या होता है, अगर बढ़ते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये थी हमारी हिंदी की आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ाएंगे अभी भाषा से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमारे क्या होगा, हिंदी में भाषा के बारे में चर्चा होगी। तो उसके बाद हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इसी तरह से, एक बार इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, काफ़ी आपको अच्छी इससे क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।